नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या वाकई में चुनाव आयोग इस हद तक बेशर्मी पर उतरा हुआ है कि देश के लाखों करोड़ों लोगों के वोट कट जाएंगे? गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एसआईआर को लेकर परेशानी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नाटक बंद करिए। अखिलेश यादव ने वो धोया है, कहा है कि नाटक है ये। कोई बीएलओ आत्महत्या कर ले जिसकी 4 4 बेटियां थी, और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को नाटक लग रहा है। देश हर हर परिस्थिति से, हर परेशानी से जूझ रहे हैं देश के लोग। प्रदूषण से आदमी की सांसें उखड़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। पत्रकारों से कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। इतना छोटा संसद सत्र कभी नहीं बुलाया गया। कोई जवाब ही नहीं देना चाहता। देश एक अलग दिशा में, अलग मोड़ में जा रहा है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभय कुमार जी, मैंने उनसे बातचीत की, अभय दुबे जी से। पूरी बातचीत सुनिएगा। पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मेरा जहाँ पे ऑफिस है उसके पीछे गोमती नदी बहती है। मैं आज सुबह देख रहा था कि प्रदूषण का ये हाल है। पहले मुझे लगा कोहरा है, लेकिन देखा कि प्रदूषण का ये हाल है कि मुझे 10 फीट दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये तब है जब शहर के बाहर का इलाका है मेरा ऑफिस, और आसपास खूब पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। लखनऊ का ये हाल है। दिल्ली और गुड़गांव के जो मेरे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है उनका प्रदूषण के मारे। और जो प्रदूषण नापने के यंत्र होते हैं, सुना है कि वहाँ कूलर वूलर में पानी डाला जाता है जिससे वो पीछे दिखाई दे और हकीकत पता ना चले देश को। ये भाजपा के प्रबंधन का एक और नया हथकंडा है। पहले मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह का प्रबंधन, पहले हम सोचते थे कि भाजपा केवल राजनीतिक प्रबंधन करती है, लेकिन वो प्रदूषण का प्रबंधन भी करती है। और ये दूसरा, मैं बीच में बोल रहा हूं, आपकी भूमिका के बीच में बोलना नहीं चाहिए। इससे पहले जब छठ पूजा का सवाल था, यमुना बनाई थी, वो भी प्रबंधन था। और यहाँ पे वो प्रदूषण यंत्र, नापने वाले यंत्र के इर्द गिर्द छिड़काव करते रहते हैं। तो ये मैनेजमेंट, आपने सही कहा कि ये मैनेजमेंट है कि असली हकीकत आप तक ना पहुंचे। लेकिन ये जब दिल्ली और गुड़गांव के लोगों का दम घुट रहा है, जो बुजुर्ग हैं, मुझे लंबी उनकी आयु हो सबकी, लेकिन अच्छा होगा कि वो जितनी दूर जा सके दिल्ली गुड़गांव से उतना बेहतर है उनके स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि ये जो हालात हैं, ये ठंड उन पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो अगर आपका संभव हो सके तो अपने बुजुर्गों को दिल्ली गुड़गांव से दूर भेज दीजिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है इन सब चीजों की। क्योंकि आज जब सत्र शुरू हो रहा था तो उससे पहले पत्रकारों से कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। तो मौसम का मजा कौन ले सकता है? वो इंसान जो बढ़िया हीटर वीटर जला के गरम गरम पकौड़े खाए, या वो मजदूर जो 2014 में मान के चल रहे थे कि हर घर पर छत होगी, हमारे मोदी जी का वादा है। तो 2025 बीत रहा है लेकिन वो छत नहीं है। ठंड में वो अभी भी सड़क पर सो रहे हैं। लेकिन मौसम का मजा लीजिए। प्रधानमंत्री जी भी गजब हैं। वो मुझे साहिर लुधियानवी की बहुत बड़ी लाइन लिखती हैं ताजमहल के ऊपर। उन्होंने लिखी थी, एक शहंशाह ने बनवाकर हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ए मेरे महबूब मुझसे कहीं और मिलाकर। मौसम का मजा प्रधानमंत्री जी मेरे ने महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, कहीं और मिलाकर मुझसे। तो ये जो मौसम का मजा लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने किस पे तंज किया और विपक्ष पर इतना हमलावर क्यों है? देखिए, आपने देखा होगा और सभी ने देखा है कि नहीं, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो पीछे गोमती के आसपास जो जिस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार का मौसम है, उसका आपने वर्णन किया। आपने मौसम का मजा लिया कि नहीं लिया? हम गरीब लोग कहाँ मौसम का क्योंकि मजा ले। प्रधानमंत्री तो मौसम का मजा भी ले रहे हैं और मौसम का मजा लेने का संदेश भी दे रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं। और जिस वक्त वो सुझाव दे रहे थे, मैं ध्यान से देख रहा था उसको, उस वक्त एक व्यंग की हंसी भी उनके होंठों पे थी। उनका कहने का मतलब क्या था? मतलब तो निकालना हमारा काम है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कहने का मतलब उनका ये था कि हमने दिल्ली में प्रदूषण खत्म करने के लिए कुछ नहीं किया। इस साल प्रदूषण पिछली सालों से भी बहुत ज्यादा है। अब आपका जो करते बने सो कर लीजिए। हम तो बिहार का चुनाव जीत गए, हम दिल्ली का चुनाव भी जीत गए थे, हम हरियाणा का चुनाव भी जीत गए, हम महाराष्ट्र का चुनाव भी जीत गए। यही बात तो नड्डा जी ने कही राज्यसभा में कि हम इतने चुनाव जीत चुके हैं। उन चुनावों की जो खीज है, झल्लाहट है, वो आपके चेहरे पे, विपक्ष के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। और यही बात नरेंद्र मोदी ने भी कही। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का चुनाव जीत गए, जनता ने खूब वहां वोट दिए, लोकतंत्र हमारा बड़ा समृद्ध हुआ, और विपक्ष अपनी नाराजगी अब संसद में ना निकाले, वो ड्रामा ना करे बल्कि डिलीवर करे। ये उन्होंने एक डायलॉग बोला, और इसी डायलॉग के ऊपर दिन भर बहस होती रही और चर्चा होती रही। देखिए,
प्रियंका गांधी ने ठीक ही कहा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदूषण के ऊपर बहस करना नाटक नहीं है, एसआईआर के ऊपर बहस करना नाटक नहीं है। और मैं कहूंगा कि आज अखिलेश यादव ने जो वक्तव्य दिया प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे, और आमतौर पर केवल उनका वक्तव्य प्रधानमंत्री का के ऊपर टिप्पणी तो था ही, लेकिन आमतौर पर काफी व्यापक किस्म का उनका वक्तव्य था, जिसने देश लोकतंत्र की प्रमुख समस्याओं को अपने में समेट लिया था और बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे वो, और बहुत करीने से उन्होंने अपनी बात कही। समझने वाले समझ गए होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे, बीएलओ मर रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ड्रामा मत कीजिए। क्या मरते हुए बीएलओ की बात करना ड्रामा करना है? ये अखिलेश जी ने कहा। अच्छा, अब प्रधानमंत्री, मुझे तो लग रहा था प्रधानमंत्री विपक्ष से कह रहे थे कि आप लोग झल्ला रहे हो, लेकिन उनकी बातचीत में झल्लाहट नजर आ रही थी, है कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी अभी मुझे जिस तरह पता चला है उससे तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोग हार नहीं पचा पा रहे हो। अच्छा, अब मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में और राहुल गांधी भी वहां मौजूद थे। पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन और उसके नेता पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ मौजूद थे। उन लोगों ने यह तय किया कि वो संसद में एकजुट होकर अपना पक्ष रखेंगे और सरकार का जो रवैया है उस रवैये पे सरकार को आईना दिखाएंगे, सरकार का गिरेबान पकड़ के झकझोरेंगे और वो बिल्कुल सरकार की जो हथकंडेबाजी है उससे पीछे नहीं हटेंगे। सरकार की हथकंडेबाजी क्या है? सरकार की हथकंडेबाजी है कि विपक्ष को कोई भी जनता का मुद्दा ना उठाने दे। भाई, देश की संसद का सत्र हो रहा है, ठीक है, सत्र छोटा है, 20 दिन की संसद है, उसमें केवल 15 बैठकें होंगी उसके अंदर। इतना छोटा सत्र है। इतना छोटा शीतकालीन सत्र शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अभी अभी जहां पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त को खड़े होकर भाषण देते हैं उस लाल किले पर, इतना बड़ा धमाका हुआ। कितना बड़ा टेरर मॉड्यूल, जिसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है, उस टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया, उसका भंडाफोड़ हुआ। उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? मणिपुर, जहां ऐसा लगता है कि मणिपुर में कभी शांति वाले दिन तो लोग भूल चुके हैं, मणिपुर के कभी शांति रही ही नहीं होगी मणिपुर में, ऐसा लग रहा है। मणिपुर में सरकार की जो विफलता है, जब एन बीरेन सिंह की सरकार थी तब भी विफलता थी, और जब राष्ट्रपति शासन है तब भी विफलता है। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? अमेरिकी संसद में अडानी जी फंसे हुए हैं, उस सवाल के ऊपर भी विपक्ष ने नोटिस दे रखा है, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? पता, ये सारे सवाल चर्चा योग्य हैं कि नहीं है, ये सवाल है बहुत महत्वपूर्ण। ये सारे प्रश्न, महंगाई के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? बेरोजगारी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? दूसरे, सरकार कह रही है कि हमारा जो इस तिमाही का जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो तो 8% पे पहुंच गए। भाई, रिजर्व बैंक ने तो कहा था कि 7% की रफ्तार से ही हम ग्रोथ करेंगे, हम तो 8 पे पहुंच गए, हमारी तो बल्ले बल्ले है। प्रधानमंत्री तो अपने मुंह मियां मिट्टी बन चुके हैं इसके ऊपर। प्रधानमंत्री कह चुके हैं हमने बड़े बड़े निर्णय लिए, इसकी वजह से ये ग्रोथ रेट हो रहा है, ये ग्रोथ रेट आया है। उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है कि सरकार के आंकड़े संदिग्ध हैं। उसने इस सरकार के आंकड़ों को सी ग्रेड दिया है। सी ग्रेड का मतलब होता है कि आंकड़े अविश्वसनीय हैं। आईएमएफ ने सिलसिलेवार इन आंकड़ों की आलोचना की है, जिसके अंदर आप अभी भी क्या क्या पुरानी चीज, जब चाहते हैं तब आप जिस मुद्दे पे चाहते हैं तो आपका बेस एनालिसिस का कुछ और होता है, जब चाहते हैं तो एनालिसिस का बेस आप बदल देते हैं। ये कह रहा है। एक तरफ आप आईएमएफ ने जो कहा है उसकी रोशनी में अगर इनके जीडीपी के आंकड़े देखे जाएं तो लगता है कि आंकड़े फर्जी हैं। तो क्या इन प्रश्नों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए संसद में? संसद में केवल इसी बात पर चर्चा होनी चाहिए कि साहब के वो बीमा का क्षेत्र है उसको निजी पूंजी के लिए कैसे खोल दिया जाए, जो एटमी बिजली का क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र को कैसे इजाजत दी जाए कि वो अपने एटमी रिएक्टर लगा सके। केवल इन्हीं बातों पर होनी चाहिए चर्चा। क्या चर्चा केवल इन्हीं बातों पर होनी चाहिए कि कारपोरेट जो कानून है उस कानून को कैसे सरल बनाया जाए? ये सारे प्रश्न हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन प्रश्नों के ऊपर चर्चा ना हो, लेकिन मेरा कहना है कि ये जो दूसरे सवाल हैं, इन सवालों के ऊपर चर्चा के लिए क्या सदन का विशेष सत्र अलग से बुलाया जाएगा? या तो सरकार ये कहे कि ठीक है, शीतकालीन सत्र में ये जो 15-16 विधेयक लाने वाले हैं इन पे आप चर्चा कर लीजिए
और आपने जो मुद्दे गिनाए हैं इनके ऊपर चर्चा के लिए मैं 5 दिन का 7 दिन का एक सत्र अलग से बुला लेते हैं। तो सरकार तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। वो तो चाह रही है कि यही 15 बैठकें हों, 15 बैठकों में जो कानून उन्हें रखने हैं वो कानून रखें, उनके ऊपर चर्चा हो, विपक्ष अपने घर जाए और काम खत्म हो। और प्रधानमंत्री कहें कि हम विकसित भारत बनने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस नैरेटिव का कोई खंडन न करे। प्रधानमंत्री सीधे-सीधे चाहते हैं कि एक विपक्ष विहीन लोकतंत्र बनाया जाए। एक ऐसा लोकतंत्र बनाया जाए जहां विपक्ष शारीरिक रूप से दिखाई पड़ता रहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका न निभाए। ऐसा लोकतांत्रिक प्रतियोगिता का मैदान एक ऐसा मैदान हो जाए, इसमें एक ही टीम खेले, दूसरी टीम किनारे बेंच पे बैठी रहे। तो विपक्ष की टीम जो है वो किनारे बेंच पे बैठी रहे। और ये उस जमाने में मोदी जी करना चाहते हैं जिस जमाने में देश के इतिहास में विपक्ष संख्यात्मक दृष्टि से लोकसभा में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो ये सब जो चल रहा है इस समय देश में, एक तरफ आप एसआईआर करवा रहे हैं, जब बीएलओ शिकायत करते हुए मर रहे हैं कि उन पे काम का इतना दबाव है, तब उनकी मृत्यु के रिस्पॉन्स में, उनकी मृत्यु की अनुक्रिया में आपने एसआईआर की अवधि नहीं बढ़ाई। अचानक फिर 1 हफ्ते के लिए एसआईआर की अवधि बढ़ा दी आपने। आपने 1 हफ्ते के लिए क्यों बढ़ाई? अच्छा, 1 महीने के लिए बढ़ा देते तो उससे क्या नुकसान हो जाता? मतलब ऐसा नहीं है कि 1 महीने बाद अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव सिर पे है, तमिलनाडु में सिर पे है, असम में सिर पे है, पौंडीचेरी में सिर पे है, लेकिन वो 1 महीने दूर नहीं है, कुछ महीने दूर है वो। अगर पूरा 1 महीना भी एसआईआर को दिया जा सकता तो उससे भी कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली थी, एसआईआर आराम से होती। सरकार ने कर लिया कि हर तरह की तिकड़म करके किसी तरह उसे चुनाव जीतना है, चुनाव आयोग को पटा लिया है, और भी पता नहीं जितनी संस्थाएं हैं सबको सरकार ने पटा लिया है, सबको सरकार ने प्रबंधित कर दिया है। सरकार से सवाल पूछने का कोई भी फोरम इस देश में बचा नहीं है। संसद ही एकमात्र फोरम है, वहां पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप कार्रवाई नकारात्मक है। अगर आप ऐसा करेंगे, जो भी हो, विपक्ष ने कहा अगर आप नकारात्मक कहते हैं तो आप कहते रहे। विपक्ष ने एसआईआर के सवाल पर नारेबाजी सदन खुलते ही लगाई, उसके बाद 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। तो ये सब जो हो रहा है, और फिर आप दुनिया में तंज करते हैं। प्रधानमंत्री ने तो दुनिया के सबसे अच्छे से अच्छे एयर प्यूरिफायर अपने घर में लगा रखे होंगे सरकारी पैसे से, वो तो शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। बाकी लोगों से कह रहे हैं आप मौसम को मजा लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। और एसआईआर के से मुद्दे पर कलकत्ता में बीएलओ ने भयंकर प्रदर्शन किया चुनाव आयोग के खिलाफ। मुरादाबाद में जिस तरह वो वीडियो वायरल हुआ कि मेरी 4 बेटियां हैं, काम का दबाव है, मैं सुसाइड कर रहा हूं। उसके बाद में चुनाव आयोग से कांग्रेस ने कहा था कि कुछ वो फुटेज दे दीजिए, तो लंबा चौड़ा सा जवाब आ गया कि आप बहु बेटियों के हम फोटो कैसे जारी कर सकते हैं जो वोट डालने आए हैं। लेकिन इन मौतों के बीच में गमगीन होने की बजाय चुनाव आयोग उन बीएलओ के डांस के वीडियो ट्वीट कर रहा है कि देखिए काम के बीच में कैसी मस्ती कर रहे हैं युवक युवती बीएलओ जो डांस कर रहे हैं, और ट्वीट कर रहे हैं चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार जी एक तरफ से जो वोट डाले हैं उनके फोटो नहीं दे रहे कि बहु बेटियों को दिख जाएगा, और कई बहु बेटियां डांस कर रही हैं तो उनके फोटो ट्वीट कर रहा है चुनाव आयोग कि पूरा देश देख ले। मैं नृत्य को बुरा नहीं मानता, लेकिन जब संघ के काम करने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और एक दो नहीं, ममता बनर्जी का आरोप है कि दर्जनों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को शर्म आनी चाहिए कि इतिहास के पन्ने में वो एक ऐसे नाकारा चुनाव आयुक्त के रूप में याद किए जाएंगे जिनके कार्यकाल में उनके कार्यशैली के कारण दर्जनों लोगों ने सुसाइड कर लिया, और वो डांस के फोटो ट्वीट करा रहे हैं कि देखो डांस कर रहे हैं, कितने खुश हैं भी ये लोग। इस बेशर्मी पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञानेश कुमार का नाम तो इतिहास में किन अक्षरों में लिखा जाएगा मैं अभी रंग नहीं तय कर पाया हूं। मैं नहीं तय कर पाया हूं कि मैं कहूं किन अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। भारत का चुनाव आयोग इस तरह से कभी आचरण करेगा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। सेशन से पहले भी कल्पना नहीं की थी, और सेशन के बाद कल्पना होती नहीं थी। सेशन एक इस तरह का पैमाना बना गए थे, एक इस तरह का मानदंड बना गए थे सेशन, लगता था इस मानदंड पर सभी चुनाव आयुक्त जो है वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो लगता ही है कि जब ज्ञानेश कुमार जी आए, मुख्य चुनाव आयुक्त बने, तो उन्होंने आते ही कौन सा पहला बयान दिया था, मैं अक्सर लोगों को याद दिलाता हूं।
उन्होंने आते ही पहला बयान ये दिया था कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाने वाले हैं और वो मुहिम आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड के साथ लिंक करने की मुहिम होगी। तो हम लोग इस बारे में चर्चा किया करते थे कि ये तो पहले मैंडेटरी नहीं था, अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर मैंडेटरी नहीं है तो अगर कोई आधार कार्ड, अपने आधार कार्ड को वोटर आई कार्ड से लिंक कराने से मना कर देगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? ये सब हम लोग इस तरह की बातें किया करते थे। मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये घोषणा की, फिर उनसे भाजपा के रणनीतिकारों की या किसी बड़े नेता की, शायद अमित शाह की या नरेंद्र भाई मोदी की, इन सब की कोई बातचीत हुई होगी। फिर वो तुरंत ही उस बातचीत के बाद में अपनी इस घोषणा को भूल गए और उन्होंने आधार कार्ड को, जिससे वो वोटर आई कार्ड को लिंक कराने वाले थे, आधार कार्ड को एक मताधिकार के लिए एक मान्य प्रमाण पत्र मानने से इनकार कर दिया। मतलब एक पॉइंट से छलांग लगा के वो एक बिल्कुल उल्टे पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए। और उसके बाद एसआईआर नाम की एक कवायद जो है वो गढ़ी गई और चुनाव और संविधान के नाम पर, इन सब नामों पर हम सब लोगों के ऊपर थोप दी गई। अखिलेश यादव ने विस्तार से एसआईआर नामक कवायद के बारे में आज कहा है। उन्होंने कहा इसका काम केवल विपक्ष के वोटों को काटना है, ये जोड़ने के लिए नहीं बनी है, विपक्ष के वोटों को काटने के लिए बनी है। उन्होंने बार बार स्पष्ट रूप से इस बात को कहा। तो ये वो कर रहे हैं। अब चूंकि उनके ऊपर दबाव है कि जो बीएलओ हैं वो मर रहे हैं और आरोप ये है कि उनके ऊपर काम का इतना प्रेशर है, इसलिए मर रहे हैं, इसलिए वो इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें भेज रहे हैं कि किसी को डांस करते हुए तस्वीर खींच ली और उसकी तस्वीर खींच रहे हैं उसकी। तो ये जो हो रहा है ये इसमें निष्ठुरता की क्या सीमा है बताइए? कोई सीमा नहीं है निष्ठुरता की। यहाँ कमाल है। कल जिसकी शादी होने वाली है आज वो आत्महत्या किए ले रहा है, इसकी 4 बेटियां हैं वो आत्महत्या किए ले रहा है। माँ जो है वो अपने बेटे को, माँ जो शिक्षा मित्र है वो कटोरदान में रोटी रखे हुए है, अपने बेटे को निवाला खिला रही है, बेटा उससे लिपटा जा रहा है, माँ की आंखों से आंसू उबल रहे हैं। इस तरह ये भी तो है। इनको क्यों नहीं ट्वीट करते? ये नहीं देखे ज्ञानेश कुमार जी ने? ठीक बात है, ये दर्द भी तो सामने आना चाहिए था देश को। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति को करना चाहिए। देश से किन्हीं भी डायरेक्टिव मंगा लें और किन्हीं भी 100 लोगों को सैंपल के तौर पर फोन कर दें, चाहे वो लखनऊ, कानपुर, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, किन्हीं भी 100 लोगों को फोन कर दें कि आपने एसआईआर के फॉर्म भर दिए, कोई कठिनाई तो नहीं हुई। पूरे देश में मेरा दावा है किसी भी राज्य में अचानक 100 लोगों को फोन कर दे सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति की, 100% लोग कहेंगे साहब फॉर्म ही नहीं भर पाए, इतनी टेक्निकल चीजें पूरी नहीं हो पाई। तो पूरे देश में ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश के गांव में जहां लोगों ने रेल नहीं देखी आज तक जिंदगी में, वो एसआईआर के फॉर्म भर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे सुनवाई। ये देश के लिए, मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा आज तक नहीं आया होगा। ये आपातकाल से भी बड़ा खतरा मुझे दिखाई दे रहा है। लाखों करोड़ों वोट काट दिए जा रहे हैं, क्या वोट ही नहीं डाल सकते? संजय जी, मैं तो आप जो कह रहे हैं उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, और शायद अब भविष्य में मैं कई बार इस बात को कहूंगा कि जो पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और तमिलनाडु का चुनाव होगा, ये 2 चुनाव भारतीय लोकतंत्र के फाइनल फ्रंटियर हैं। अगर इन 2 चुनावों को भारतीय जनता पार्टी जीत गई, तमिलनाडु का और पश्चिम बंगाल का, फिर आप समझ लीजिए कि आपको लोकतंत्र को थैंक यू वेरी मच बोल देना चाहिए। खत्म, फिनिश। हाँ, कुछ होगा नहीं, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप कोई तरीका बाकी नहीं बचा है। क्योंकि जिन जिन मंचों पे खड़े होकर आप सरकार से जवाब तलबी करते थे, और सरकार भी डरती थी कहीं ना कहीं कि हमसे ये लोग जवाब तलबी करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे। जब मीडिया जवाब तलबी करता था तो सरकार घबराती थी। जब सुप्रीम कोर्ट अपने आप बुलाता था कि आओ कटघरे में खड़े होकर बताओ, हलफनामा दो, तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया, तब सरकार उसकी वजह से डरती थी। जब नागरिक समाज के लोग सड़कों पर निकल पड़ते थे और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जैसा माहौल खड़ा हो जाता था, लोग सवेरे उठ के घर से मोमबत्तियां लेके निकलते थे, सड़कों पर मार्च करते थे, उस बात से सरकार डरती थी। अब सरकार किसी चीज से नहीं डरती। आप सोचिए, इसी से आप नरेंद्र मोदी ने आज किया क्या? नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो कोई साधारण बात नहीं है। उसका संदेश है कि आप ठीक है, आप इतना पॉल्यूशन है, आप पॉल्यूशन में मरते रहिए,
उन्होंने तंज किया, अंगूठा दिखाया, जाओ मौसम का मजा लो, हम अपनी जीत का मजा ले रहे हैं। रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। बिल्कुल वही स्थिति है। देश में जो हालात हैं उससे प्रधानमंत्री जी खुश हैं। इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जीडीपी इतना बढ़िया चल रहा है, तो फिर इस रुपए को क्या हो गया? ये ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हो रहा है। रुपया हर दिन कमजोर हो रहा है, डॉलर हर दिन मजबूत हो रहा है। अगर जीडीपी सही आंकड़ों में इतनी अच्छी है, देश इतनी तरक्की कर रहा है, तो हमारी ऐसी बैंड क्यों बच गई है? हमारा रुपया इतना क्यों गिर गया है? अभय जी, क्या लग रहा होगा? देखिए, आज ही मैंने प्रोफेसर अरुण कुमार, जो मशहूर अर्थशास्त्री हैं, उनसे एक लंबी बातचीत की और उनका स्पष्ट रूप से कहना था, मैं 4 PM के मंच पे उनकी बात रखना चाहता हूं, और उनकी बात विशेषज्ञ टिप्पणी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार केवल एक गुलाबी तस्वीर बनाए रखना चाहती है। सरकार को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुधरे, और सरकार, हिंदुस्तान की बड़े बड़े पूंजीपति, कारपोरेट्स, उधर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, ये सब लोग मिलके एक पूरा इनका वो है, और उस तरीके से ये सब काम करते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इनके जो आंकड़ों के अविश्वसनीय होने की जो आलोचना की है, उसके साथ साथ ये भी तो कह दिया है कि भाई फरवरी में उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, कमेटी में फरवरी में ठीक कर लेंगे ये आंकड़े, साथ में ये भी कह दिया। तो सरकार, अगर सरकार से आप ये सवाल पूछे कि भाई आपके आंकड़े संदिग्ध हैं, सरकार कहेगी देखिए कोष ने ये भी तो कहा है कि हमने एक हाई पावर कमेटी बना दी है, फरवरी में आंकड़े हम दुरुस्त कर लेंगे अपने। तो ये स्थिति बनी हुई है। असल में असली कहानी तो अमेरिका से भी और आनी बाकी है रिपोर्ट्स को, क्योंकि स्वर्णम स्वामी ने बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा दिया है कि कुछ एक मिनिस्टर की, मोदी सरकार के एक मिनिस्टर की, एक बड़े उद्योगपति की कुछ रंगीनियों की तस्वीर अमेरिका के अखबारों में छपने वाली है, कुछ अय्याशी की खबर छपने वाली है, और नाम तो हाँ, वो बहुत बड़े। एप्स्टीन फाइलें हैं उनके बारे में मुझसे। ऐसा अगर हो गया, किसी मंत्री जी की रंगीनियों की कहानी सामने आ गई, अमेरिका में अय्याशी की कहानी सामने आ गई, तो मोदी जी इस्तीफा लेंगे या कहेंगे तुम राम रहीम का ग्रुप ज्वाइन कर लो थोड़े दिन के लिए, अच्छा कुछ ट्रेंड हो जाओगे? देखिए, मोदी जी तो किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे। मोदी जी किसी भी कीमत पे इस्तीफा नहीं देंगे। अगर उनके किसी बहुत निकट मंत्री की तस्वीर सामने आ गई और उसका बचाव करना मुश्किल हो गया, उसको मंत्रिमंडल से निकाल देंगे, या काफी दिनों तक ये कहते रहेंगे कि ये तो साजिश हो रही है, साजिश हो रही है। हाँ, और तस्वीर जो है AI से बनी हुई है, क्या सबूत है ये तस्वीर सही है, प्रमाणित किया जाए, ये वो फलाना ठिकाना, इसी बात पे बहस चलती रहेगी। अब वो चूंकि अमेरिका में है, भारत सरकार उसको भेज नहीं सकती उन तस्वीरों को और लैब में ये पता लगाने के लिए कि ये प्रामाणिक है कि नहीं, ये फेक तो नहीं है। इस प्रकार का तमाम एक डिस्कोर्स चलता रहेगा। कुछ दिनों में मीडिया को भी मजा आएगा, बातें छपेंगी, चर्चाएं होंगी, गर्मा गर्म बातचीत होगी, और उसके बाद बात धीरे से खत्म हो जाएगी। आप सोचिए, राहुल गांधी ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे उठाए थे, चुनाव आयोग ने नया हथकंडा अपनाया, चुनाव आयोग ने उनका जवाब ही नहीं दिया, चुनाव आयोग ने कुछ कहा ही नहीं आधिकारिक रूप से। अब आजकल राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा कोई नहीं करता, वो बात हवा में अपने आप घुल गई। सही बात है, करते रहो। पहली दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने, उन्होंने चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया था, इसलिए चर्चा हुई थी बाद में। इस बार चुनाव सोचा ठीक है, हम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, कुछ नहीं कहा उसने। ज्ञानेश कुमार के मालिक ने कह दिया होगा, ज्ञानेश कुमार के मालिक हवाले से कुछ बातें कही गई, ज्ञानेश कुमार के मालिक ने कह दिया होगा मैं पार्लियामेंट में जवाब नहीं देता तो तुम क्यों जवाब दोगे, तुम भी कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं भाई। अब तो उनका कहना यह है कि हम कोई जवाब ही नहीं देंगे, हम आप सवाल आप सिर्फ दीवार से मारते रहिए, आप हमसे जवाब मांग ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। अबे जी, चलते चलते शोले पिक्चर का डायलॉग था कि तेरा क्या होगा कालिया, तो मैं उतने उन शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, लेकिन नीतीश जी का क्या होगा? अब तो स्पीकर पद भी चला गया, गृह मंत्रालय भी गया, स्पीकर पद भी गया। नीतीश जी भी चिंतित है, वो अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश जी अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो AIMM के विधायकों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी कोशिशें इनकी तरफ चल रही हैं। लेकिन अब उनकी राजनीति का मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी दौर है, और भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्री और स्पीकर दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया है। जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो भाजपा देखिए कब तक उनको ढील देती है, कब तक उनको रखेगी।
बिल्कुल ठीक बात है। देखना होगा कि राजनीति की ये ऊँट किस कर पर बैठेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये था अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। कैसी लगी बातचीत बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।